वेलकम हेल्थ वॉरियर। अस्सलाम वालेकुम। पहले की तरह हम आज फिर एक वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो इंसुलिन और कीटोन की साइंस से ज़रा हटके है, यानी कि इंसुलिन वेट गेन करने की साइंस और कीटोन वेट कम करने की साइंस से थोड़ा सा अलग है। बेसिकली ये वीडियो मुझे बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिला, एक ऐसा एक कह लें बात हुई जिससे मुझे ये वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिली। इस वीडियो से बहुत सारे हक़ाइक़ आपके जहन में खुल जाएंगे, यानी कि आपका ब्रेन जो है वो रियल टाइम और रियली आपका ब्रेन जो है वो खुलेगा। तो इस वीडियो को जो है वो आप शेयर करें ताकि लोगों का भी माइंड जो है वो खुले और उनको रियलिटी नज़र आए। तो मुझे एक जुमला जो फेसबुक यूट्यूब समथिंग कहीं मुझे मिला, वो जिन साहब का वो जुमला था या जिन साहब का वो थंबनेल था, वो बड़ी फेमस पर्सनालिटी हैं और उनके पास यूट्यूब के सिल्वर और गोल्डन सारे बटन उनके पास हैं और वो उनके 1 लाख से भी ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं और उनके लाइक्स व्यूज़ मतलब बहुत कुछ है उनके। तो उनका थंबनेल ये था, वो मैं आपको बताता हूँ जो मुझे मोटिवेट कर रहा है कि मैं वीडियो बनाऊँ। वो ये है, ये 1 गिलास पिएँ और सारा दिन आपके जिस्म में एसी लगा रहेगा। यानी ये जो मैंने एसी है इसको मैंने रेडी कर दिया है, सारा दिन आपके जिस्म में एसी लगा रहेगा। यानी कि वो कोई नुस्खा बता रहे हैं कि ये अगर आप एक दिन 1 गिलास पिएँ तो सारा दिन आपके जिस्म में एसी लगा रहेगा, यानी कि आपका जिस्म जो है वो इतना ठंडा रहेगा कि जैसे आपको एसी लगा हुआ है और आपको एसी की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे एसी को मैंने रेड कर दिया कि ये जो एसी है ये रेड कर दिया कि ये एसी लगना ख़तरनाक है। तो आज की वीडियो जो है वो मेरी ऐसी चीज़ों की जो है वो शनाख्त करेगी जिससे आइंदा कभी आपके जिस्म में एसी नहीं लगेगा और आपको एसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? तो बाई चांस से एक कोर्स था जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का न्यूट्रिशन का, वो मैंने किया हुआ है। तो उस कोर्स के शुरू में हमें एक बुकलेट दिया गया था, एक छोटा सा एक दिया गया था, पम्फलेट टाइप की थी, उसके कोई 5, 7, 10 पेजेस थे। उसके अंदर हमें ये सिखाया गया है कि क्रिटिकल थिंकिंग करनी कैसे। उसके बाद कोर्स शुरू किया था उन्होंने पहले ये हमें बता दिया था आपको क्रिटिकल थिंकिंग समझनी पड़ेगी, फिर आप कोर्स कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है ये उधर से जो कंसेप्ट है वो सारा उधर से है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बुकलेट मेरे पास है। तो इस बुकलेट के अंदर उन्होंने प्रॉपरली जो गाइडलाइन दी है क्रिटिकल थिंकिंग की, यानी इंफॉर्मेशन तक पहुंचने की, वो तरीका उन्होंने बताया तो बिल्कुल ठीक है, वैलिड तरीका है और वही एक असल तरीका है। उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है, फिर क्रिटिकल अप्रोच कैसे करनी है। तो पहले हम सबसे ये देखेंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्या चीज़ है और कैसे आती है। इंफॉर्मेशन जो है वो यूट्यूब भी दे रही है, फेसबुक भी दे रही है, डिफरेंट किस्म के न्यूज़ चैनल्स हैं और ब्ला ब्ला पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं जो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रही हैं। कई टाइप्स के सोशल मीडियाज़ हैं जो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली हर इंसान तक पहुंच रही है वाया सोशल मीडिया, बहुत स्पीड से जा रही है और न्यूज़ इतने ज़्यादा चैनल्स हैं वो सारे हम तक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हमको कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन जो हम तक पहुंचती है, ये इंफॉर्मेशन रिसर्चेज हैं इसके ऊपर कि ये 80% तक, मैं कंप्लीटली ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि 80% तक ये नॉन साइंटिफिकल इंफॉर्मेशन होती है, या किसी हद तक आप कह सकते हैं कि डिसइंफॉर्मेशन भी होती है। यानी कि नॉन साइंटिफिकल 80% इसमें नॉन साइंटिफिकल इंफॉर्मेशन है, जो हक़ाइक़ जिसके बार बार रिपीट करने से वो हक़ाइक़ पे पूरा उतरती नहीं है। तो कभी भी कोई इंफॉर्मेशन का सोर्स आपके सामने आ जाए और आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें और साइंटिफिकल इंफॉर्मेशन लेना चाहें, तो सबसे पहले आपको जो चीज़ें देखनी हैं जो हमें सिखाई गई और हम उसके हिसाब से चीज़ों को देखते हैं, वो चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो वो है बेसिकली एजेंडा। हर जो चीज़ है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली, उसके बिहाइंड एजेंडा होता है।
तो दूसरा हम जो चीज़ देखेंगे वो ये है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, जहाँ से वो इंफॉर्मेशन ली गई है उसका एक्चुअल सोर्स क्या है, उस सोर्स का एजेंडा क्या है। ये दोनों चीज़ें हमें पहले आइडेंटिफाई करनी है, फिर आगे चलना है कि हमें वो बात एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी। तब जब ये दोनों चीज़ें क्लियर होगी तो तब हम बात को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। मैं इसके अंदर थोड़ा-सा आपको पढ़ के बता देता हूँ कि वो कैसे हमें मतलब गाइड करते हैं कि कैसे क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो की जाती है। तो वो सर लिखते हैं सबसे पहले, ऑल सोर्सेज आर बायस्ड। तमाम तर जो इंफॉर्मेशन देने वाले ज़रिए हैं वो बायस्ड होते हैं, किसी ना किसी हद तक बायस्ड होते हैं। बायस से मुराद के वो तअस्सुब का शिकार होते हैं। मसलन न्यूज़ जो है वो इमोशंस पे डेवलप की जाती है, आपके इमोशंस के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ किया जाता है, यानी कि सनसनी दी जाती है, सनसनी डाली जाएगी। क्योंकि वो न्यूज़ के अंदर अगर सनसनी नहीं डाली जाएगी तो वो न्यूज़ चलेगी नहीं। जब न्यूज़ नहीं चलेगी उसके ऊपर व्यूज़ नहीं आएगा, जब व्यूज़ नहीं आएगा तो बिज़नेस नहीं चलेगा। इसलिए न्यूज़ चैनल का एजेंडा होता है सनसनी देना, फौरी खबर देना, सनसनी पहुंचाना। तहकीक से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना उनका कोई तहकीक से वास्ता होता है, ना वो साइंटिफिकल सर्च दे रहते हैं। उनका बेसिकली एजेंडा जो है वो आपको सनसनी देना है और इंफॉर्मेशन देना है किसी इवेंट के बारे में, तो ताकि आप उसको देखें, उधर से जितना ज़्यादा वो इवेंट हाईलाइट होगा उतने ज़्यादा उनको ऐड मिलेंगे और वो महंगे ऐड होंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का अगर मैच लगाओ, उस मैच के अंदर जब ऐड आता है तो सबसे ज़्यादा महंगा ऐड होता है, उसकी प्राइस सबसे हाई होती है उस ऐड की, इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं। तो ये इस वजह से है क्योंकि उनको वहाँ से बिज़नेस मिलता है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है मैच की आप तक पहुँचाते हैं। तो इसके बाद जो अब हम यूट्यूब या फेसबुक के एजेंडाज़ को डिस्कस करें तो सेम इसी एजेंडा पे वो काम करते हैं, यूट्यूब और फेसबुक। ये बेसिकली इनका एजेंडा जो है बिज़नेस करना है, यानी कि वो बिज़नेस करते हैं, फेसबुक और यूट्यूब वाले बिज़नेस करते हैं। तो बिज़नेस जो वो करते हैं उनको उनके ख़ास पैरामीटर हैं, जैसे वो थंबनेल जो है वो अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो ये एसी वाला जो थंबनेल है इसको भी अट्रैक्टिव बनाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ जो है वो लिया जा सके। तो ये तो एक क्लियर बात है कि फेसबुक और यूट्यूब जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस वो प्रमोट करते हैं दूसरे लोगों का, इससे वो पैसा कमाते हैं, यानी कि वो एड्स देते हैं, मार्केटिंग करते हैं, लोगों का बिज़नेस बढ़ता है, लोगों से वो पैसा लेते हैं। तो ये एजेंडा है। अब इस एजेंडे के अंदर अगर आप साइंटिफिकली चीज़ों को देखना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि साइंटिफिकल हक़ाइक़ मिलें, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, कंप्लीटली इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनका एजेंडा नहीं है, वो इस एजेंडे पे काम ही नहीं कर रहे। तो अगर आपने साइंटिफिकल इंफॉर्मेशन लेनी है तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनकी वेबसाइट से उनके थीसिस जहाँ स्टूडेंट वगैरह वर्किंग करते हैं वहाँ से आपको साइंटिफिकल इंफॉर्मेशन मिलेगी। या रिसर्च गेट है, जैसे इस तरह की ऑनलाइन फोरम्स भी हैं जो रिसर्चेस को इकट्ठा करते हैं फिर इसको पब्लिश करते हैं। तो वहाँ की आप मेंबरशिप ले लें, कोई चीज़ ले लें, तो वो आपको जो इंफॉर्मेशन होती है रिसर्च की वहाँ तक रसाई देते हैं। तो इधर आपको कोई रिसर्च नहीं मिलने वाली, इधर आपको सिर्फ एसी मिलेगा थंबनेल के अंदर कि आप एक गिलास पिएंगे और सारा दिन आपके जिस्म में एसी लगा रहेगा। तो ये एसी मैंने रेडी कर दिया था, एसी बड़ा ख़तरनाक है, तो ना लगवाएं तो अच्छा है। तो ये तरीक़ाकार है इंफॉर्मेशन को देखने का। अब हम ये देखें कि कैसे देखें कि यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर सही इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी। ये वहाँ से मिलेगी जहाँ पे, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मतलब आपसे ये क्वेश्चन है कि एक इदारे की तहकीक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है या एक इंडिविजुअल पर्सन की? तो डेफ़िनेटली आपका ये आंसर होगा कि जहाँ 100, 200, 500, 1000 लोग काम कर रहे हैं, उस इदारे की जो इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक होगी ज़्यादा, क्योंकि उनके पास ज़्यादा इंसानी दिमाग और वसाइल हैं, जिससे वो इदारा चल रहा है, वो रिसर्च कर रहा है, वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगी। इसलिए पर्सनल जो इंफॉर्मेशंस हैं वो भी जो किसी हद तक वैलिड होती हैं, जैसे किसी डॉक्टर की, किसी न्यूट्रिशनिस्ट की, किसी और की जो इंफॉर्मेशन है वो पर्सनली उसके क्लिनिकल एक्सपीरियंस और दूसरी
वजह से वैलिड हम कह सकते हैं। लेकिन जहाँ पे किसी अदारे की इंफॉर्मेशन आएगी जिसका एजेंडा तहकीक करना है और वो सोर्सेज ऑफ साइंसेज इंफॉर्मेशन के सोर्सेज जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं दीगर हैं वो इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, तो वो अदारा अगर उसकी आईडी, उसका चैनल जो कुछ भी यूट्यूब या फेसबुक के ऊपर है, तो वो समझ लें बहुत अच्छी चीज़ है। वो आपको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और माजरत के साथ वो एक गिलास आपको पिला के सारा दिन आपके जिस्म में एसी नहीं लगाएंगे। वो आपको हकायक बताएंगे कि हकीकत क्या है, कैसे साइंस वर्क करती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो एक दिन एक गिलास पीने से जिस्म में एसी लगता है, इससे बचें। तो अब हमने एजेंडा डिस्कस किया, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखनी है वो डिस्कस किया कि वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है। इसके अलावा इस बुकलेट में और भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। तो अब हम वीडियो को एक और एंगल में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। वो ये है कि एक भाई हैं, बड़े प्यारे भाई, वो मेरी पहली वीडियो से जब से पहली वीडियो बनाई है तब से वो मुझे मोटिवेट भी कर देते हैं, कभी कभार कमेंट्स भी करते हैं। तो उन्होंने कमेंट्स के अंदर मेरे से कुछ क्वेश्चनिंग की है। वो पूछ रहे थे कि ये जो मतलब उन्होंने मेरे से सवाल किए हैं कि जो एक मील से दूसरे मील तक अगर वेट लॉस करना है तो एक मील से दूसरे मील तक कितना वक्फा खाने में होना चाहिए। एक उनका क्वेश्चन ये था और दूसरा उनका क्वेश्चन ये था कि जो प्रोटीन की प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अब ये है कि मैं बीइंग ऑनेस्ट अगर ईमानदारी से बात करूं आपके साथ, तो इस तरह जो चलना है वो नामुनासिब है। एक ये बात है कि मैं क्योंकि कंसल्टेंट हूँ, मैं मतलब डॉक्टर हूँ, और अगर मैं भी दूसरे लोगों की तरह आपको गाइड करूँ या मतलब यूट्यूबर्स की तरह या वो काम करूँ, तो मेरा ज़मीर ये इजाज़त नहीं देता कि मैं आपके साथ ऐसा कोई सलूक करूँ। तो प्रोटीन के प्रोडक्ट्स भी काफ़ी हैं और काफ़ी ज़्यादा इसके सोर्सेज भी हैं, आप प्रोटीन के ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि क्योंकि मुझे नहीं पता आपका वेट कितना बढ़ा हुआ है, आपकी एज कितनी है और आप का कितना मतलब वो बॉडी है, और आपकी जो पमाए जिसको हम कहते हैं मेजरमेंट स्केल वो कितना है, मतलब आपकी हाइट कितनी है, हाइट के हिसाब से आपका वेट आपकी हाइट से दुगना है, यानी कि जितना आपकी रेंज होनी चाहिए थी हाइट की वेट के अंदर, जितनी हाइट के अंदर आपका वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है ये मुझे मालूम नहीं है। और दूसरी ये बात है कि प्रोटीन के जो अच्छे सोर्स हैं, जो नॉन इन्फ्लेमेटरी सोर्सेज हैं प्रोटीन के, वो एक्चुअल ग्रेन्स के अंदर है, यानी कि दालें वगैरह दूसरे। लेकिन अगर आपको ये बता दूं कि आप दालों का या ये वाला प्रोटीन लें या वेजिटेबल से प्रोटीन लें, तो वेजिटेबल का प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा सेफ़ है। वो तो आप जो भी अच्छी वेजिटेबल है प्रोटीन वाली वो आप खा सकते हैं, ले सकते हैं, उनका सोर्स बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जहाँ प्रोटीन होती है ख़ास तौर पे ग्रेन्स के अंदर, वहीं पे ग्रेन्स के अंदर कार्ब भी काफ़ी हाई क्वांटिटी में होते हैं। तो वो खुदा ना खास्ता अगर मुझे आपके, क्योंकि मुझे आपकी बॉडी की कंडीशन का नहीं पता, अगर मैं आपको ग्रेन्स कहता हूँ तो आप ग्रेन्स मुसलसल लेते रहते हैं तो उससे कोई इफ़ेक्ट आ सकता है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे कोई वीडियो नहीं बेचनी, मुझे आपके साथ कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपके कोई ऐसे ही बोंगी मार दूँ या आपको चीज़ बता दूँ वो कल आपको नुकसान दे, तो इसलिए मैं वो चीज़ आपको नहीं बता सकता। तो सेकंड ये चीज़ है कि अगर प्रोटीन का सोर्स लेना है तो बहुत अच्छी जो सोर्सेज में प्रोटीन की आती हैं वो वेजिटेबल्स हैं, यानी कि वेजिटेबल एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो इसके बाद अगर मैं ग्रेन्स की बात करूं तो ग्रेन्स मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अगर जेन्युइनली बात की जाए तो आपका नाम मोहम्मद KDM, मतलब आई डोंट नो कि उसका क्या बनता है, लेकिन मोहम्मद KDM साहब के नाम से था। तो मैं सर आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कोई भी प्रोटीन की प्रोडक्ट्स विदाउट आपके लिपिड प्रोफाइल की कंडीशन को जाने बिना, क्योंकि अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल की कंडीशन मुझे नहीं मालूम तो मैं आपको कोई चीज़ रिकमेंड कर देता हूँ तो ये टेक्निकली रॉन्ग चीज़ है, यानी कि इसको मेडिकल साइंस में एक बड़ी मिस्टेक कहा जा सकता है।
तो मैं आपकी लिपिड प्रोफाइल को जाने बिना कभी भी आपको कोई प्रोटीन का सोर्स रिकमेंड नहीं करूँगा। प्रोटीन के सोर्सेज आपको बता देता हूँ कि ग्रेन्स हैं सेफ़ सोर्स, और उसके बाद अच्छी वेजिटेबल, ये सेफ़ सोर्सेज हैं। लेकिन अगर आपने हैवी प्रोटीन लेनी है तो वो प्रोटीन जो अवेलेबल है वो आपकी मीट के अंदर, गोश्त मतलब उनके अंदर है, एग्स वगैरह इनके अंदर है, लेकिन इनके अंदर हैवी मेटल्स होती हैं। ये मैं क्लियर बता दूं, हैवी मेटल्स होती हैं जिसकी वजह से इनकी सोर्सेज सेफ़ नहीं हैं। तो जहाँ तक आपकी बात है, आपने जो बात की थी प्रोटीन प्रोडक्ट्स की, तो मैं एक्चुअली इस पे आपको बताना मुनासिब नहीं समझता विदाउट आपकी बॉडी की कंडीशन जाने कि आपकी बॉडी की कंडीशन लिपिड की क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड है वो हाई है, मैं आपको प्रोटीन के सोर्सेज ग्रेन्स वाले बता देता हूँ। तो वो जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं वो आपकी इंसुलिन को रेज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कर देंगे। जब वो रेज़ होगी तो आपका वेट कम नहीं होगा, आपका वेट मज़ीद बढ़ जाएगा। यानी कि आप अगर टेम्परेरीली कम हो गया लेकिन उसके बाद वो फिर वेट गेन हो जाएगा। तो क्योंकि मुझे अब ट्राइग्लिसराइड नहीं पता, ये लिपिड प्रोफाइल में आते हैं। इसके बाद है एलडीएल, एचडीएल। तो एलडीएल एचडीएल की भी मेरे सामने रेशो नहीं है। अगर मैं आपको मीट की प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूँ कि मीट के अंदर बड़ी अच्छी प्रोटीन है, आप वो प्रोटीन ले लें, तो बड़ा आपको मतलब ये कि वो अच्छी प्रोटीन है। मीट से ये होगा कि अगर आपकी खुदा न खास्ता लिपिड के अंदर एलडीएल है, ज़्यादा है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो फिर आपका बीपी रेज़ कर जाएगा, फिर और मसले मसाइल आ जाएंगे। इसलिए मैं आपको कोई भी स्पेसिफिक सोया वेजिटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन के कोई आपको प्रोटीन नहीं बता सकता। ना बताने की वजह यही है कि क्योंकि आप पर प्रॉपर कंसल्टेशन होनी ज़रूरी है आपको प्रॉपर कंसल्टेशन करनी चाहिए या करवानी चाहिए। तो आपका लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट होना चाहिए। अब अगर आप अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जहाँ भी दुनिया का कोई डॉक्टर है, अगर वो डॉक्टर आपकी लिपिड प्रोफाइल को समझे बिना आपको किसी एक डाइट की तरफ भेज देता है तो उसने आपसे ज़्यादती की है, और ये बहुत गलत किस्म की आपसे ज़्यादती की है। ऐसा किसी डॉक्टर को या न्यूट्रिशनिस्ट को या हर्बलिस्ट, जो भी मतलब जो टेक्निकली लोग हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपकी एज के हिसाब से आपकी लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट होना चाहिए, फिर आपकी एज देखनी पड़ेगी, फिर आपकी हाइट देखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी। अगर तो आपकी लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल रहती है, आपका बीपी वगैरह नॉर्मल रहता है, तो फिर आपको कोई भी अच्छी डाइट जो है वो रिकमेंड की जा सकती है, वैसे नहीं की जा सकती। वैसे मैं भी चाहूँ तो आपके जिस्म में ये वाला कोई ऐसा शोशा छोड़ के, जैसे ये गिलास पिएँ और आपके जिस्म में एसी लगा रहेगा, तो आपकी हेल्थ का बेड़ा गर्क कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता कि किसी का कोई नुकसान हो। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि एक मील से दूसरे मील के दरमियान कितना टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। देखिए, मेरी आपसे कोई प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं है, यानी कि मैं आपको कंसल्ट नहीं कर रहा। अब मुझे ये भी नहीं मालूम आपका वेट कितना ज़्यादा है, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि आपका वेट लॉस का टारगेट कितना है। ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं इसी के ऊपर कि वेट जो आपने कम करना है, कितने टाइम में करना है, कितना वेट कम करना है। ये सारी चीज़ें ये डिपेंड करती हैं इस चीज़ के ऊपर कि आपने काम कितने टाइम में और कितना करना है। तब मैं आपको बता सकता हूँ एक मील से दूसरे मील के दरमियान जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी होनी चाहिए। जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ नॉलेज के लिए, और ये ऑथेंटिक सोर्स की इन्फॉर्मेशन है। 3 डेज़ तक कोई भी इंसान जो है वो अगर फास्ट करता है तो उसका जो कीटोन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा, कीटोन साइंस की जो है वो, या कीटोज़ का लेवल जो है वो कीटोन्स का, वो बहुत ज़्यादा रेज़ हो जाता है और इंसुलिन उसकी काफ़ी नीचे आ जाती है अगर वो 3 दिन तक भूख बर्दाश्त करता है। अब ये देखना पड़ता है कि किसी इंसान की बॉडी कैसे रिएक्ट करती है।
सम टाइम आप एक दिन का फास्ट करें तो आपको उसके बाद बहुत ज़्यादा फटीग और ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं, लेकिन कुछ लोग जो एक दिन की फास्टिंग करते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि उनका कीटोन प्रोसेस चल पड़ता है और उनको बड़ी अच्छी प्योर एनर्जी की फॉर्म मिलने लग जाती है, वो आराम से 1-2 दिन का फास्टिंग कर लेते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको टाइम ड्यूरेशन भी नहीं बता सकता क्योंकि मुझे आपके गोल्स और टारगेट्स का नहीं इल्म कि आपके गोल क्या हैं, आपका टारगेट क्या है। तो अगर आपका वेट डबल है आपकी हाइट से तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और ज़्यादा फास्टिंग जो है वो आपको करनी पड़ेगी। आपको 3 डे तक भी फास्टिंग सेफ फास्टिंग करनी पड़ सकती है। पानी इसमें आपने मुसलसल जारी रखना है, वो नहीं छोड़ना, लेकिन आप जो है वो फास्ट करेंगे, कोई फूड वगैरह नहीं लेंगे। तो इसके बाद जो चीज़ आप कर सकते हैं वो ये है कि जो एक चीज़ इसके बाद आ सकती है वो ये है कि अमूमन देखा है, मतलब क्लाइंट के साथ भी एक्सपीरियंस रहा है कि 1 या 2 या 3 दिन की फास्टिंग के बाद डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो स्लो डाउन कर देते हैं। तो अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थे, तो उसके अंदर अगर मैं वीडियो मज़ीद उसको बयान करूँ तो वो लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट मैं आपको एक टिप्स कह लें या एक ट्रिक्स आपको बता देता हूँ आपके मतलब इंटरेस्ट के लिए। वो ये है कि अगर आपने 2 या 3 दिन की फास्ट की है तो क्विकली मैं आपको बता देता हूँ, आप धनिया थोड़ा-सा ले लें, एक बीटरूट ले लें और एक बीटरूट के अगर आपको पत्ते मिलते हैं वो ले लें, या आप पालक के 2-3 पत्ते ले लें। ये 3-4 चीज़ें आप मिक्स कर लें ग्राइंडर के अंदर, अच्छी तरह इसको ब्लेंड करें, इनका जूस सा बना दें और उस जूस को आप उसके अंदर थोड़ा-सा काला नमक डाल दें और ये डाल के आप जो है वो अपने जायके के मुताबिक चीनी डाल लें। एक आपने उसके अंदर नींबू 1-2 नींबू ऐड कर लें और लास्ट पे आपने इसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर ऐड करना है बिल्कुल प्योर देसी एप्पल साइडर विनेगर ऐड करना है 3 से 4 चम्मच, और 3 चम्मच या 4 चम्मच काफ़ी हैं। ये ऐड करके 1 गिलास पानी के अंदर ये आपने एक बहुत टेस्टी किस्म का ड्रिंक बनाना है। और जब आपने 2 या 3 दिन की फास्ट की है जहाँ पे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो काफ़ी स्लो डाउन हो चुके हैं तो आप इसको पिएँ। लेकिन याद रखें कि स्ट्रॉ से यानी पाइप से पीना है, ये आपके दांतों को टच नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कैल्शियम को अपने अंदर मिक्स करने की ताकत रखता है, इसलिए दांतों को नहीं लगना, डायरेक्ट मुँह में पाइप लें, आप स्ट्रॉ को मुँह में लें, उसको सिप करें और गले से नीचे ले जाएँ। तो आपके स्टमक में जाके ये आपके एंजाइम्स को तेज़ कर देगा। जब आपके एंजाइम्स बढ़ जाएँगे तो आप उसके 5 मिनट बाद कोई भी फूड आप ईज़िली खा सकते हैं और ये वेट लॉस करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो ओवरऑल मेरा मशवरा ये है कि आप विदाउट कंसल्टेशन ना चलें, यानी कि विदाउट कंसल्टेशन ना चलें। और दूसरा ये है कि आप अपने न्यूट्रिशन या डॉक्टर जो भी आपका डाइटिशियन है उससे बात करें और वो आपके एम और गोल को समझे, कितने पीरियड में कितना आपने वेट लॉस करना है। तो जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि मैं 8 माह 1 साल के अंदर इतना अपना वेट जो है वो रिड्यूस करना चाहता हूँ, तो फिर वो आपका डाइट प्लान और उसके अंदर फास्टिंग की ड्यूरेशन आपको बताएगा। वो अगर सही आपका जो एक्सपीरियंस वाला कंसल्टेंट है या डॉक्टर है या न्यूट्रिशनिस्ट है, तो वो आपको आपका गोल समझ के आपसे कंसल्ट करके आपकी बात सुन के फिर वो आपकी डाइट को डिज़ाइन करेगा, आपको बताएगा कि आपको कैसी डाइट लेनी है और उसके दरमियान जो 2 मील के दरमियान जो टाइम है वो भी बताएगा। क्योंकि अगर तो आप क्विकली अपना जल्दी थोड़ा वेट कम करना चाह रहे हैं तो फिर वो मील के दरमियान फासला ज़्यादा करेगा। तो अगर आप वेट सेफली और लंबे पीरियड्स में उसको कम करना चाहते हैं तो वो फिर आपके लिए अलग से उसके मील के दरमियान आपको फासला मतलब बताएगा टाइम कितना, यानी कि 2 खानों के दरमियान वो तब आपको टाइम अलग से बताएगा और तब आपकी डाइट भी वो अलग से आपको बताएगा। इसलिए आप अपने डाइटिशियन डॉक्टर या किसी से कंसल्ट करें या आप मुझे अपना पर्सनली अपना भेजें कोई अपना टेस्ट और आप पर्सनली जो कंसल्टेशन है वो करें।
तो फिर आपको सुन के, आपके गोल को, आपके वेट लॉस के गोल को समझ के फिर आपको जो खाने के दरमियान वक्फ़ा है, टाइमिंग है, वो बताई जा सकती है और आपकी फ़ूड जो आपकी ख़ुराक है उसको डिज़ाइन किया जा सकता है। तो ये मोहम्मद KDM जो हैं उनको मेरी एडवाइस है। तो कमेंट सेक्शन में वो मुझे बता सकते हैं, अगर कोई उनकी क्वेश्चन है, क्यूरीज़ हैं, वो मुझे बता सकते हैं। तो काइंडली सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने जिस्म में ये एक गिलास पिएँ और सारा दिन आपके जिस्म में AC लगा रहेगा, ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें। क्रिटिकल थिंकिंग करें, समझें कि एजेंडा क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, कहाँ से मालूमात आई है। तो आप इस तरह की जो बोंगियाँ हैं, जो फेसबुक और यूट्यूब पे बजती रहती हैं, उससे आप बच सकेंगे। जैसे ये एक गिलास पिएँ और सारा दिन आपके जिस्म में AC लगा रहेगा और AC को मैंने रेड कर दिया है। प्लीज़ काइंडली इस तरह की चीज़ों से बचें। इस तरह के जो नॉन साइंटिफिकल और अपना सर्चेबल जो टोटके हैं, इस तरह की चीज़ों से बचें। सम टाइम ये बहुत ज़्यादा बॉडी को हर्ट कर देते हैं और आपको किसी, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, किसी सीरियस किस्म की डिज़ीज़ में मुब्तला कर देते हैं। तो अगेन मैं थोड़ा सा रिव्यू दे दूं आपको क्रिटिकल थिंकिंग पे। क्रिटिकल थिंकिंग एक माइंडसेट है जिसके बिना पूरी लाइफ के अंदर सक्सेस जो है वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जहाँ पे ये दौर इंफॉर्मेशन का दौर है, वहीं पे ये दौर डिसइंफॉर्मेशन भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इस डिसइंफॉर्मेशन में से आपने राइट इन्फॉर्मेशन लेनी है। उसका तरीकाकार ओनली वन तरीकाकार, एक ही तरीकाकार है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे। द क्रिटिकल अप्रोच क्या होती है? इसमें दो सेगमेंट है। एक एजेंडा है कि हर चीज़, हर न्यूज़ चैनल, हर बंदे का, हर इंसान का, हर एंकर का, हर एक इंसान का कहीं ना कहीं जज्बाती लगाव होता है और कहीं ना कहीं वो तअस्सुब, बायस्ड हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो तरफदारी करने लग जाता है, न्यूट्रली वो साइंटिफिकल हक़ाइक़ की तरफ नहीं जाता। ऐसे ही फेसबुक का भी, यूट्यूब का भी, सब सोशल मीडिया के अपने अपने एजेंडाज़ हैं। उनके एजेंडाज़ बिज़नेस के हैं, मार्केटिंग के हैं। तो जब भी आप कोई चीज़ फेसबुक या यूट्यूब पे, स्पेशली फेसबुक पे देखें या दूसरे और मीडिया पे देखें या आप न्यूज़ पे देखें, तो आप समझें कि उन लोगों के एजेंडाज़ क्या हैं, वो किस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। और इन सब इंफॉर्मेशन के सोर्सेज के एजेंडाज़ जो हैं वो बिज़नेस है, यानी कि जितना व्यूज़ ज़्यादा आएगा उतना बिज़नेस ज़्यादा होगा। ये सिंपल सी बात है, आप समझ लें। इसलिए इस पे बहुत कुछ फेक फेंका जाता है, आपकी तवज्जो ली जाती है, आपका टाइम लिया जाता है, क्योंकि आपको ऐड दिखाने हैं। जितने आप ऐड देखेंगे उतना ज़्यादा यूट्यूब, फेसबुक का बिज़नेस बढ़ेगा, तो उतने ही ज़्यादा आपको बोंगियाँ भी मिलेंगे। यानी कि एक गिलास पिएँ और सारा दिन आपके जिस्म में AC लगा रहेगा, ऐसी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो ऐसी चीज़ों से आपने अपना टाइम भी बचाना है और इन चीज़ों से अवॉइड भी करना है। तो दूसरी चीज़ हमारे पास थी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि वो एजेंडा तो उसका साइंटिफिकल हो गया। मिसाल के तौर पे आपको समझ आ गई कि ये फ़लाँ अदारा, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है, ये एक अदारा है, ऑनलाइन लेक्चर बच्चों को स्टडी करवाते हैं। तो उनके जो लेक्चर आते हैं वो बड़े पावरफुल, ऑथेंटिक होते हैं, उनके अंदर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, साइंटिफिकल इन्फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक इदारा है। तो इसका एजेंडा क्या है? लोगों को एजुकेट करना, लोगों को तालीम और लोगों को साइंटिफिकल जो स्टडी है वो करवाना। इसलिए ये एक अदारे की एग्जांपल दे रहा हूँ। वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, पंजाब PU है और कई इदारे हैं जिनके ऑनलाइन चीज़ें पड़ी हुई हैं। उनके पास सिर्फ राइट और साइंटिफिकल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उनका एजेंडा है एजुकेशन देना, रिसर्च देना, लोगों को साइंटिफिकल स्टडी करवाना। तो ये उनका एजेंडा होता है। तो उनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है? उनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ऑथेंटिक होती है। वो साइंटिफिकली लैब से जो स्टूडेंट्स थीसिस के दौरान रिसर्च करते हैं, उन रिसर्च को फिर वो अपने लेसन में देते हैं। यही ऑक्सफोर्ड करती है, हार्वर्ड करती है, दूसरे इदारे करते हैं, तमाम रिसर्च वाले इदारे यही काम करते हैं। तो हमेशा याद रखें, अपने ब्रेन के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को घुमाएं, सोचें क्रिटिकल थिंकिंग पे, और हर इंसान शख्स का एजेंडा समझें, उसका एजेंडा क्या है, और फिर देखें कि उसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। तब आप किसी बात की असल साइंटिफिकल रीज़न तक
पहुंच सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर यूट्यूब और फेसबुक के नुस्खा साज जो नुस्खे बना बना के लोगों को बताते हैं और सिखाते हैं, फिर आप ऐसे नुस्खों के अंदर फंसते रहेंगे। ये एक गिलास पिए और सारा दिन आपके जिस्म में एसी लगा रहेगा, यानी कि आपको दूसरे एसी को लगवाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये एक गिलास पिएंगे और सारा दिन आपके जिस्म में एसी लगा रहेगा। तो उम्मीद है कि मेरी इस मेहनत से, इस स्ट्रगल से, इस वीडियो से आपके जिस्म से और आपके दिमाग से भी फेसबुक और यूट्यूब का इस टाइप का एसी निकल जाएगा, यानी कि ये एक गिलास पिएँ और सारा दिन आपके जिस्म में एसी लगा रहेगा। ऐसी बोंगियाँ आपके आइंदा ब्रेन में नहीं आएंगी, और जब भी ऐसी बोंगियाँ और ऐसी डिसइंफॉर्मेशन और गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास यूट्यूब और फेसबुक पे आएगी तो आप उससे अवॉइड करेंगे। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन पे बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक थंबनेल होता है आपकी तवज्जो खींचने के लिए। तभी लोगों के जो व्यूज़ हैं वो 1-1 लाख बन जाते हैं, क्योंकि वो आपकी तवज्जो लेना चाहते हैं, आपका टाइम लेना चाहते हैं, आपका टाइम खींचते हैं ताकि फेसबुक, यूट्यूब उनको ज़्यादा पे करें। इस तरह की बोंगियाँ और ऐसी डिसइन्फॉर्मेशन को अवॉइड करें, सही इन्फॉर्मेशन पे आएँ। उसका तरीक़ाकार है मैंने आपको समझा दिया है। क्रिटिकल थिंकिंग, द क्रिटिकल अप्रोच, कैसे क्रिटिकल अप्रोच लेनी है वो है आप एजेंडे को आइडेंटिफाई करें। जैसे फेसबुक और यूट्यूब का जो एजेंडा है बेसिकली वो बिज़नेस है, मार्केटिंग है, लोगों को बिज़नेस को बढ़ाना है, उससे उनका पैसा कमाना है। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपने फिर आइडेंटिफाई करना है, आप खुद ब खुद साइंटिफिकली उस चीज़ की हकीकत पे पहुंच जाएंगे। तो ये वीडियो आज की बिल्कुल न्यूट्रिशन से थोड़ी सी आगे पीछे चली गई है। आइंदा इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम वेट लॉस की और वेट गेन की साइंस, यानी इंसुलिन की साइंस और कीटोन की साइंस पे बनाएंगे एक वीडियो। तो तब तक के लिए मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो ये बोरिंग ना बन जाए, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अगेन अपने पहले वाले टॉपिक पे इंसुलिन वर्सेस कीटोन, वेट गेन करने की साइंस और वेट लॉस करने की साइंस पे वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।